आरके क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हायर एजुकेशन में एक ऐसी बुक स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं 11th 12th में, जब आपके एक एक दो दो चैप्टर है, तो जिनको समझ में आ जाती है वहां पर उनको काफी इंटरेस्टिंग लगती है, और जिनको समझ में नहीं आती है उनको यही लगता है कि ये प्योर मैथमेटिक्स जो है ना छोड़ दूं कि पढ़ूं, क्योंकि एक चैप्टर होता है ना, तो वह एक चैप्टर छोड़ देते हैं, वह ठीक है यार कटेंगे तो कट जाएंगे। लेकिन अब आपके सामने पूरा के पूरा ही एक पेपर है एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा नाम से, जिसके दो पार्ट है, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, साथ ही साथ हम कुछ एक इंट्रोडक्शन भी लेंगे इस पूरी बुक में जो हम पढ़ने वाले हैं। कुछ डेफिनेशन जो बार बार रिपीट होती है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आरके क्लासेज जो ऐप है उसमें आप लोगों को बीएससी और बीएससी बीएड मैथमेटिक्स कंप्लीट कवर करवाई जाती है, और दोनों ही लैंग्वेज में। जो व्हाइट बोर्ड पर हमारा कंटेंट है वो हिंदी मीडियम में, और क्योंकि हम इसको अब अपग्रेड कर रहे हैं तो अब जो आपको क्लासेस मिलेगी वो इंग्लिश मीडियम में। क्लियर? हालांकि मैं आप लोगों को बार बार ये कहता हूं कि हमारा जो वर्क होता है वो तो 90% तो कैलकुलेशन होती है, लैंग्वेज तो 10% ही होती है उसमें। तो ये तो इशू ही नहीं है कि आप किस मीडियम में पढ़ाते हैं या फिर आप किस मीडियम से बिलोंग करते हैं। दिक्कत तो तब हो जाती है जब मैं शुरुआत में, देखो मैं आज जो शुरुआत कर रहा हूं इसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि दो तीन टाइप की प्रॉब्लम इसमें फेस करते हैं। ऑनलाइन कंटेंट और ऑफलाइन कंटेंट में नफा और नुकसान क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑनलाइन वही स्टूडेंट पढ़ सकता है जो खुद जिम्मेदार होता है, और ऑफलाइन में तो क्योंकि डेली आना जाना रहता है तो वह उसका रूटीन न चाहते हुए भी बैठ ही जाता है। लेकिन ऑनलाइन में अगर आपने एक दिन पढ़ लिया, जोश में 2-4 दिन का मैटर एक साथ बार पढ़ लिया, फिर आप 5-7 दिन पढ़ते ही नहीं हो, फिर जोश आता फिर 5-7 लेक्चर एक साथ देख लेते हो, इससे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। इससे आप लोगों को यही महसूस होगा कि बस वह ठीक है, सर ने जो पढ़ाया है वो जैसे तैसे रट लेते हैं और वहां पर थ्योरम्स का प्रूव जो है हो जाएगा। जबकि मैं कह रहा हूं कि आप इन चीजों को पढ़कर देखिए। जब हम इस प्योर मैथमेटिक्स को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे ना, तो आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से डर नहीं लगेगा, आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगेगी ये। और आप हर क्वेश्चन में पहले ही एनालिसिस कर लेंगे कि यार इसका प्रूफ इस तरीके से मैनेज कर लेंगे, और बहुत इजीली ये हो भी जाएगी। मीडियम की जो बात मैं आप लोगों से कर रहा था कि दिक्कत तब आती है जब मैं तो बोल रहा हूं कि ग्रुप की डेफिनेशन ये है और आपका दिमाग फोकस है कि समूह, तो मतलब आपका डबल टाइम कंज्यूम हो रहा है उसमें, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ग्रुप और आप उसको पहले समूह पढ़ रहे हैं, और फिर आप जो मैं जैसे जैसे बढ़ रहा हूं ना, तो एक वो गैप जो है बीच बीच में बैरियर चल रहा है, एक स्पेस जो है वो बैठ ही नहीं पा रहा है। जबकि मैं कह रहा हूं कि पूरी बुक में आप लोग ज्यादा से ज्यादा 50 मीनिंग होंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब ग्रुप जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये पूरी ग्रुप थ्योरी के 5 चैप्टर तक ग्रुप ही है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए ना कि सर जैसा बोल रहे हैं उसको वैसे ही लैंग्वेज में समझ लेते हैं। और आप पेपर जब देने जाते हैं तो अगर आप उसमें इंग्लिश में भी, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर मान लो इंग्लिश वाली लैंग्वेज में भी, इंग्लिश नहीं कह रहा हूं मैं, अगर आपसे इंग्लिश नहीं बनती तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज में भी अगर आप वहां पर लिख के आते हैं ना, तो भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटता है। आप किसी भी मीडियम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इंग्लिश में लिखेंगे तो भी बिल्कुल वहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो कंटेंट है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के या फिर पूरा डिटेल मैटर आपके सामने है। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अप्रोच लगाते हैं तो कुछ अलग अलग चीजें आप लोगों के शॉर्ट फॉर्म में आ जाती है। ये एक ऐसी बुक है जो आप लोगों को कंपटीशन, जो जितने भी पेपर हुए हैं ना, उसमें अधिकतर स्टूडेंट ने इसको छोड़ा ही है, अधिकतर स्टूडेंट ने इसको छोड़ा। ये हो गई स्टैटिक्स डायनेमिक्स हो गई, और भी रियल एनालिसिस हो गई, इन बुक्स को मैक्सिमम स्टूडेंट जो है छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही यही देखते हैं कि यार ये हमें समझ में नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कि आप लोग बस डेली का रूटीन सेट कर लेना, और मैं जैसे जैसे एग्जांपल किसी भी थ्योरम के पैरेलल में जो एग्जांपल देता हूं उसको आप समझ लेना, आपकी थ्योरम भी क्लियर हो जाएगी, और आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना, वो भी आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की मैं बात कर रहा था। आई थिंक आप लोगों को अभी तक जो मैंने बात समझाई है वो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमारा काम चलने वाला है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये बुक जो है स्टूडेंट 2 पार्ट में थी पहले, अब इसको मर्ज कर दिया है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नाम से। क्लियर?
अभी भी इसके अंदर दोनों ही पार्ट अलग अलग है, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी नाम से। अगर आप ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तो रिंग थ्योरी आपको समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यहां से कनेक्टेड है उधर। क्लियर। दूसरी बात, ये चैप्टर आपस में कनेक्टेड है। अगर आपको पहला समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है कि पहला अच्छा नहीं है, तो फिर ये बाकी अच्छे लगने ही नहीं, क्योंकि सारे ग्रुप से कनेक्टेड है। क्लियर। और मैं ये कह रहा हूं कि आप बस नॉर्मल समझिए कि आपने पुराना जो मैटर जितना भी पढ़ा 11th 12th में, आपको आया है नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी चीजें जो है आपके सामने जीरो से ही मैं लेकर आऊंगा, और एक एक एग्जाम्पल के साथ एक एक डेफिनेशन को मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। ग्रुप थ्योरी में ये सारा कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप एंड ग्रुप मॉर्फिज्म। क्लियर। रिंग थ्योरी में भी ये आपके सामने लिखे हुए, रिंग, सब रिंग, फील्ड, सब फील्ड, आइडियल, कोसेंट रिंग, यूक्लिडियन रिंग एंड पॉलिनोमियल रिंग। क्लियर। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप लोगों के अप्रोक्स 75 to 80 लेक्चर में कंप्लीट होगा। 50 इसके लेक्चर होंगे, 30 के अप्रोक्स इसमें लेक्चर होंगे। ये पूरी होने के बाद इसको पढ़ाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रहती, फटाफट हम कर लेते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट, आज हम क्या करने वाले हैं, ग्रुप नहीं पढ़ने वाले हैं, ग्रुप थ्योरी का कुछ इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं जो आपने 11th 12th में कहीं पढ़ा होगा और आप भूल गए होंगे, और इस बुक में ये काम में आने वाला है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेट क्या होता है। सेट्स, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेज सेट्स। अगर मान लो इक्वल, जैसे मैथमेटिक्स में आ गया, अभी 12th पास कर ली वो स्टूडेंट, तो उसको ऑब्वियसली नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इनके बारे में नॉलेज हो गई। अगर मैं उससे ये पूछता हूं कि बताओ 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, जो ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो 10 से छोटे हो। अगर जितने भी स्टूडेंट से मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया है और सबका ही आंसर सेम आ रहा है, और ऑब्वियसली सेम आना ही है क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से ही मैं पूछ रहा हूं, आर्ट्स के स्टूडेंट से पूछे तो फिर हो सकता है कि वो नहीं दे पाए। आंसर नहीं दे पाने का कारण ये है कि वो जानता नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको ये पूछ लूं कि मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास है वो बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये वेल डिफाइंड तो है, उन्होंने जितने भी लिखे हैं वो बिल्कुल लिस्टेड है एकदम। क्लियर। तो आपसे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन पूछा है 12th में कि नेचुरल 10 से छोटे नेचुरल नंबर बताओ, और मैंने 4-5 से वो क्वेश्चन पूछा है, सबका ही आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। और सबका ही आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो एक सेट था, वेल डिफाइंड था, उसकी डेफिनेशन जो है सबके लिए क्या थी, क्लियर थी। और वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है, उसका जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अच्छा, सेट कब नहीं होता है, जैसे कोई भी ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लें। क्लियर। मैं पूछ लेता हूं कि बताओ आपके फेवरेट 5 हीरो या फिर 5 हीरोइन के नाम बताइए, तो इसमें मामला गड़बड़ है। सबकी फेवरेट अलग अलग है, किसी को किस कैटेगरी के पसंद, किसी को पुराने जमाने के पसंद, किसी को नए जमाने के पसंद है। क्लियर। तो ये बदलते रहते हैं, चीजें बदलती रहती है, तो सबका ही आंसर इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिलने की उम्मीद है। क्लियर। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट अभी बोला है कि आपके 5 फेवरेट जो सिंगर है या फिर एक्टर्स है उनके नाम बताइए, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं बनेगा। सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब मैं चलता हूं सबसेट पर। अच्छा, सेट के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर या तो लैंग्वेज में डेफिनेशन होती है या फिर ऐसे मैथमेटिकली लिखा जाता है। इस सेट में ये जो ए सेट है इसमें क्या आएगा, ऐसे एक्स जो 1 या 1 से तो ग्रेटर देन और 4 या 4 से क्या हो, लेस देन, और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर का पार्ट होना चाहिए। यानी ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो 1 या 1 से बड़े हों, 4 या 4 से छोटे हों। ऑब्वियसली 1 2 3 4 ही आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर। तो सबका ही आंसर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके सेट हो जाएगा। क्लियर। सबसेट की बात करते हैं। सबसेट 2 सेट है, एक में एलिमेंट है 1 to 5 तक के नेचुरल नंबर, और दूसरे में है बी सेट में 1 to 10 तक के नेचुरल नंबर। क्या कह रहा हूं, ए सेट में तो है 1 to 5 तक के नेचुरल नंबर, और बी सेट में है आपके 1 to 10 तक के नेचुरल नंबर। ए सेट के जितने भी एलिमेंट है ना वो बी में है। क्लियर। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी कहते हैं। सिंपल सा मीन है कि ए के जितने भी एलिमेंट है बी में मौजूद हो, ए बी का सबसेट होगा। क्लियर। यही लिखा मैंने कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी।
एग्जाम्पल आप लोग देखिए 1 2 3 1 2 3 आगे पीछे ही सही कर्ली ब्रैकेट में क्रम का कोई ऑर्डर जो है आगे पीछे हो सकता है, तो इसके सभी एलिमेंट इसमें है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बी के सभी एलिमेंट कहाँ है अभी, छूट रहे हैं, 4 और 5 जो है छूट रहे हैं। क्लियर, ये हो गया सबसेट का कंटेंट। एक होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, ऐसे बहुत सारे नोटेशन होते हैं जो आप लोगों को पता चलेंगे धीरे धीरे, कुछ आपको पता भी होंगे, जैसे कि ये फॉर ऑल का है, ये देयर एग्जिस्ट का है, ये सच दैट का है। क्लियर, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, और इसको हम बोलते हैं सच दैट। क्लियर, तो ये अलग अलग नोटेशन है जो आप लोगों ने देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो धीरे धीरे देख ही लोगे। क्लियर, और भी है बिलोंग क्या होता है, तो इनकी तो कमी नहीं है अपने, लेकिन आप लोगों के सामने आ जाएंगे। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन क्या होता है, दो सेट है ए और बी, यूनियन में क्या होता है कि ए के भी सभी आ जाए, बी के भी सभी आ जाए, रिपीट नहीं होने चाहिए बस। क्लियर, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, ए के भी सारे, बी के भी सारे, विदाउट रिपीटेशन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ओनली कॉमन एलिमेंट ए और बी के लिखे जाते हैं। ए और बी में अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना होगा ना, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, और इंटरसेक्शन निकालना होगा ए और बी का, तो 1 2 3 आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट क्या है, ओनली 1 2 3 है। क्लियर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर जो आप पॉइंट नहीं लिखते हो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 1 2 0 0 1 3 1 4 5 1, ऐसे जो पॉइंट होते हैं -1 -2, ये जितने भी पॉइंट है ना, ये ऑर्डर पेयर है, ये एक पेयर में लिखे हुए हैं, ग्रुप में लिखे हुए, दो के पेयर में लिखे हुए। क्लियर, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक जैसे हम नॉर्मली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं ना, डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही सेट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, और जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है, देखो यदि आपके पास दो सेट है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू क्या है, बी है। क्लियर, और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी निकालो, जैसे कि ये, अच्छा जैसे कि ये ए है आपके 1 2 और बी क्या है 2 1 ही लीजिए, 3 4 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं पूछ रहा हूं ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालने का सबसे सिंपल तरीका रहता है, फर्स्ट पोजीशन पर ए है, सेकंड पोजीशन पर क्या है, बी है, आप ए का पहला एलिमेंट ले लो और उसके ऑर्डर पेयर बनाते जाओ, इसके एलिमेंट ले लेकर, तो 1 का 2 के साथ और 1 का 1 के साथ। क्लियर, फिर 2 का नंबर लो, 2 का भी इसके साथ पेयर बनाओ, 2 2 और 2 1। क्लियर, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट, यानी दो सेट जिसमें स्मॉल ए में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी में बिलोंग कर रहा है, तो ए क्रॉस बी में ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, यानी फर्स्ट पोजीशन पर ए का एलिमेंट आएगा, सेकंड पोजीशन पर बी का एलिमेंट आएगा। अगली बात समझ में, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं फंक्शन की, फंक्शन, देन टाइप ऑफ फंक्शन, एक तो मैं ले रहा हूं फंक्शन, देन फिर मैं इसके फंक्शन के जो टाइप है, जिसको आपने 12th में चैप्टर 2 में डिस्कस किया, चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। क्लियर, वही मैं ले रहा हूं, वहां पर ये भी था स्वतुल्य सममित संक्रामक। क्लियर, एक एकी, आच्छादक, बहु एकी, अंतरक्षेपी, इस टाइप के जो थे ना, वो उनमें से डेफिनेशन है। फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन अगर मैं इसकी 10 डेफिनेशन भी लिखा दूं ना, तो भी 11वीं आ सकती है, क्योंकि लैंग्वेज है, आपने कैसे एक्सेप्ट किए वही आपकी डेफिनेशन है। क्लियर, तो सिंपल शब्दों में मैं समझाना चाहूंगा कि फंक्शन क्या है, कि आपको मैपिंग दे रखी है, एक मैपिंग दे रखी है जो फंक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्लियर, इफ एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी said to be function if every and different element of set A has different image in B। अब सुनिए मेरी बात को, यदि सेट A का प्रत्येक और डिफरेंट एलिमेंट जो है, क्या कह रहा हूं मैं, सेट A का प्रत्येक और डिफरेंट एलिमेंट सेट B में डिफरेंट डिफरेंट इमेज रखे, या यूं कह दें कि सेट ए का अलग अलग अवयव सेट बी में अलग अलग इमेज रखिए, सेट ए के एक अवयव की सेट बी में एक ही इमेज हो। ये 3 परिभाषाएं बोल दी मैंने बैक टू बैक। क्लियर, और फाइनली अब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं कि सेट ए का तो होना चाहिए प्रत्येक, और एक अवयव की इमेज एक ही होनी चाहिए, ये है डेफिनेशन। क्लियर, भाई सेट ए का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, एक बात तो ये है। दूसरा, सेट ए के एक एलिमेंट का कनेक्शन
सेट बी के एक ही एलिमेंट से हो। इसको क्या बोला जाता है? फंक्शन बोला जाता है। क्लियर? तो मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद इनके जो डिविजन्स हैं उन पर चलेंगे। अच्छा, ये फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन है या नहीं है तो देखते हैं। दो बातें ध्यान रखनी है, सेट ए का कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है, नहीं छूट रहा है, तीन ही तो डॉट लगाए, तीन एलिमेंट ही तो हैं, तो ये डॉट नहीं है तो बाहर कोई लग गया है ना, अंदर जो तीन डॉट लगा के इसकी बात कर रहा हूं। सेट ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं छूट रहा है, और एक एलिमेंट का कनेक्शन एक से होना चाहिए, दोनों ही बातें लागू हो रही है, तो ये फंक्शन बना है हमने। क्लियर? अच्छा देखो, ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है या नहीं, तो देखते हैं, डेफिनेशन पर फोकस करो। सेट ए का छूटना नहीं चाहिए, नहीं छूट रहा है, और एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक की एक ही तो हो रही, देखो ना, इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है, एक से तो एक ही लाइन जा रही है ना, उधर जाके भले एक पर मर्ज हो रही हो वो बात की बात, लेकिन हो तो एक से एक ही जा रही है ना, तो ये भी फंक्शन है। क्लियर? अच्छा, अब छूट तो नहीं रहा है, लेकिन एक गड़बड़ है, इधर की एक एलिमेंट की उधर दो इमेज हो रही है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये वाले डायग्राम भी आपको एक आधा फंक्शन में बना लेना चाहिए इस टाइप के। क्लियर? जो मैंने आप लोगों को समझाया है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। क्लियर? सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। अब देखो आप, इसके जो पार्ट है फंक्शन के, जो टाइप है, टाइप ऑफ फंक्शन पर हम बात कर रहे हैं। 1 1 एक एक की, बहु एक की, आच्छादक, अंतरक्षेपी, सभी के बारे में बात करने वाले। 1 1 इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी सब तो आना ही है, क्योंकि फंक्शन के पार्ट पढ़ रहे हो तो एक की तो चारों जो डेफिनेशन में लेने वाला हूं ना, 1 1 मेनी 1 ऑन टू और इन टू, इसमें एक का एलिमेंट तो छूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक का छूट जाएगा तो फिर आपकी ये फंक्शन रहेगा क्या? फंक्शन भी तो होना जरूरी है। तो फंक्शन होने की जो मेन डेफिनेशन ये है कि एक का तो छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। क्लियर? जैसे कि मैं यहां पर ये डायग्राम बना रहा हूं, फंक्शन है कि नहीं है? डेफिनेटली ये फंक्शन है, फंक्शन तो है ही, एक का छूट नहीं रहा है, एक सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज। लेकिन ये 1 1 है क्या? तो 1 1 की डेफिनेशन ये कहती है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में यूनिक इमेज रखे, यानी दो की इमेज टकराए नहीं एक जैसी। तो ये तो 1 1 नहीं दिख रहा है, 1 की इमेज 1 होनी चाहिए, देखो ना, यहां तो दो की इमेज एक बन रही है। क्लियर? डेफिनेशन ये कहती है कि एक सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज, यानी इसकी इमेज अगर ये है तो फिर ये जो इमेज है ना, ये दूसरे की नहीं बने, बस। अगली बात समझ गए? तो ये तो 1 1 है ही नहीं, तो फिर मैं यहां पर 1 1 बनाने के लिए ये वाली डेफिनेशन दे रहा हूं। बताओ ये 1 1 है या नहीं है? ये 1 1 है या नहीं है? तो बिल्कुल ये 1 1 है। क्यों? क्योंकि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज आ रही है। क्लियर? कोई भी दो एलिमेंट इधर आपको दिख रहे हैं कि जिसकी उधर एक इमेज हो? नहीं है, तो ये क्या होगा? आपके 1 1। अच्छा एक बात बताओ, इधर मैं एक डॉट लगा देता हूं, तो बताओ ये 1 1 है या नहीं है? तो फलन ही नहीं है, एक का छूट जाना तो फलन ही नहीं है, ये तो गलत लगा दिया। अच्छा फलन है या नहीं है? है, सेट ए का तो नहीं छूट रहा ना। अच्छा ये 1 1 है कि नहीं है? बिल्कुल। भाई इधर छूट रहा है तो क्या दिक्कत है? अपनी तो 1 1 की डेफिनेशन ये कहती है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव बी में यूनिक इमेज रखी, तो यूनिक इमेज है ना, देखो यहाँ पर। क्लियर? तो बहुत सारे डायग्राम बनाए जा सकते हैं। 1 1 को प्रूव करने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार होता है कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लेकर चलते हैं और प्रूव कर देते हैं x1 बराबर x2। अगर ऐसा आ जाता है तो हम कह देते कि वो क्या है? 1 1 है। ये बात क्लियर? ये 1 1 की एक डेफिनेशन हो गई। अब मैं बढ़ता हूं आगे 1 1 के बाद में मेनी 1 पर। देखिए मेनी 1 की डेफिनेशन क्या है, ये देखना, देखिए टाइटल दिख रहा है, मेनी 1, मेनी 1 जो लिखा। क्लियर? ओके, बहु एक की, ये हम पढ़ रहे हैं, देखो। अच्छा मैं ये कह रहा था कि 1 1 में क्या होता है कि एक सिंगल एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर इधर के दो एलिमेंट उधर जाकर एक पर मर्ज हो जाए, यानी सेट ए के दो डिफरेंट एलिमेंट सेट बी में एक जैसी इमेज रखते हैं ना, इधर के मेनी उधर 1 हो जाए तो उसको मेनी 1 कहते हैं, बस। क्लियर? तो यही डेफिनेशन है। इफ
टू और मोर देन भी हो सकते हैं। इफ टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इमेज इन सेट बी सेज मेनी वन। यानी सेट ए में ये आपके पहला वाला जो है ना ए है, दूसरा वाला क्या है बी है, इसको हम x कहते हैं और इसको हम fx कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। क्लियर? मेनी वन में क्या होता है कि सेट ए में कम से कम दो एलिमेंट ऐसे हो जिनकी सेट बी में एक ही इमेज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं मेनी वन कहते हैं। जैसे कि मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं, ये सेट ए का एक एलिमेंट। अभी बताओ ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये वन वन है कि मेनी वन है? वन वन ही है, क्योंकि एक एक अवयव की एक एक ही तो इमेज है। और कोई भी दो एलिमेंट ऐसे हैं क्या जो एक पर जाकर मर्ज हो रहे हो? नहीं हो रहे, तो ये तो मेनी वन तो नहीं है। अच्छा, अब ये मेनी वन है, क्योंकि अब वो डेफिनेशन है ना, देखो सेट ए में दो एलिमेंट आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी सेट बी में एक ही इमेज, इसको क्या कहते हैं वन वन कहते हैं। इसको प्रूव कैसे करते हैं या लिखते कैसे हैं, फॉर्मेलिटी क्या होती है लिखने का जो तरीका होता है ये मैं बता देता हूं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिखी जाती है कि दो एलिमेंट x1 और x2 सेट ए में जो डिफरेंट है, ये तो मान लो आपके x1 और ये मान लो आप x2। क्लियर? यानी दो एलिमेंट है ए में जो डिफरेंट है, बट उनकी जो एप इमेज है ना, उनकी जो इमेज है इट मीन्स एप x1 और एप x2 ये दोनों ही क्या है बराबर है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये मेनी वन की डेफिनेशन को प्रूव करने का तरीका है कि x1 और x2 दो एलिमेंट सेट ए में से हैं जो खुद तो अलग अलग है लेकिन उनकी इमेज सेम आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे मेनी वन कहेंगे। अब मैं बात करता हूं ऑन टू की। अच्छा देखिए, वन वन और मेनी वन, इसमें खास तौर से सेट ए का ध्यान रखा जाता है। क्लियर? ऑन टू और इन टू, इसमें ए के साथ साथ बी का भी ध्यान रखा जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, देखो फंक्शन तो होना जरूरी है ही, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन, और फंक्शन होना जरूरी है, इसका मतलब सेट ए का तो छूटना नहीं चाहिए, सेट ए का तो छूटना ही नहीं चाहिए। अब सेट ए का नहीं छूट रहा है तो अब बी की जो कंडीशंस है ना उसके बेस पर भी दो डेफिनेशन है, ऑन टू और इन टू, आच्छादक और अंतर्क्षेपी। क्या है देखो, if every element of set B, if every element of B has pre-image in set A, सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनका कनेक्शन ए के साथ हो, बस उनका कनेक्शन ए के साथ हो। यूनिक शब्द काम में नहीं ले रहा हूं जैसा कि वन वन में लिया था, या यूनिक शब्द काम में नहीं ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनका कनेक्शन ए के साथ हो। अगर ए के साथ उनका कनेक्शन है तो उसको हम क्या कह सकते हैं ऑन टू कह सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको आप देखना। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि एलिमेंट नहीं छूट रहा है और सिंगल की इमेज सिंगल ही आ रही है। अच्छा, फिर कैटेगरी करो वन वन और मेनी वन की। वन वन और मेनी वन में से कोई दोनों में से एक होना है और ऑन टू और इन टू में से दोनों में से कोई एक होना है। क्लियर? ऊपर दो डेफिनेशन एक ग्रुप और नीचे की दो डेफिनेशन एक ग्रुप। क्लियर? अच्छा, वन वन है कि मेनी वन है? तो मेनी वन है, मेनी वन हो रहे हैं, ये तो मेनी वन है। क्लियर? ऑन टू है कि नहीं है? ऑन टू की डेफिनेशन सबसे सिंपल बताऊं ना, बी का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। छूट रहा है यार, ये तो ऑन टू नहीं है। क्लियर? क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि बी के जितने भी एलिमेंट है उसका कनेक्शन होना चाहिए इधर के साथ, इधर तो छूट रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। क्लियर? तो फिर ये तो नहीं था। अच्छा, अब है क्या? अब है कि नहीं है? तो बिल्कुल अब ये ऑन टू है। क्लियर? ये क्या हो जाएगा आपके ऑन टू हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक डायग्राम और बनाता हूं। डायग्राम तो जितने ज्यादा बनाएंगे ना उतनी ही ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ये तीन एलिमेंट ले लिए, इधर दो एलिमेंट ले लिए मैंने। क्लियर? और अब आप देखिए, बताओ ये ऑन टू है कि नहीं है?
लेकिन फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन ही नहीं है तो फिर कौन सा ऑनटू कौन सा इनटू, गलत है वो सब बताना। क्लियर? सबसे मेन चीज है फंक्शन होना चाहिए, और उस स्थिति में आपको ये चेक करना है कि ए का कोई छूट तो नहीं रहा है और एक की इमेज एक होनी चाहिए। क्लियर? तो छूट रहा है ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्लियर? अच्छा बताओ फंक्शन है कि नहीं है? डेफिनेटली ये फंक्शन है। क्लियर? 1 1 है कि मेनी 1 है? तो मेनी 1। ये तो क्या था आपके 1 1 था, ये क्या है मेनी 1 है। क्लियर? अच्छा ये भी ऑन टू था आपके, क्योंकि सेट बी में जितने भी एलिमेंट है उसका कनेक्शन आ रहा ना। अच्छा ये ऑन टू है कि नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि बी में जितने भी एलिमेंट है उसका कनेक्शन है ना इधर के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे ऑन टू। ये 1 1 ऑन टू, ये मेनी 1 ऑन टू है। क्लियर? ऑन टू में क्या ध्यान रखना है? बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अब मैं बात करता हूं इन टू। अच्छा देखिए, और इसमें आप देखिए जो मैं बात कर रहा हूं ना कि बी में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए ऑन टू में, और अगर छूट जाए तो उसको इन टू कहते हैं। जैसा कि आप देखिए यहां पर छूट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इनटू कहते हैं। क्लियर? ये आपके क्या है? मेनी 1 है, मेनी 1 है। क्लियर? लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि बी का छूट रहा है ना, तो ये क्या है? इनटू है, तो इसको हम बहुएकी अंतरक्षेपी कहेंगे। क्लियर? तो आई थिंक स्टूडेंट इन डायग्राम से आप लोगों को ये डिफिनेशन जो है समझ में आ गई होगी। मैं कह रहा हूं कि ये इंट्रोडक्शन है, आप इस 20-25 मिनट की वीडियो को 2 बार देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आगे दिक्कत ही नहीं आए, प्रॉब्लम ही फेस नहीं होगी यार ये वो मेनी 1 क्या था, 1 1 क्या था, क्योंकि हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं इससे काफी ऊपर के लेवल की है। तो लो लेवल में तो हमारा काम बिल्कुल एकदम सटीक और ढंग से होना चाहिए कि पुराना जो पार्ट है, कम से कम मैं बीच में ये नहीं कहूँ आपको कि देखो भाई हमने 12वीं में ऐसा पढ़ा था इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, वो सारी चीजें पहले आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट फिर मैं आ जाता हूँ इस जो ग्रुप जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ और जो हम 12th में पढ़ के आए थे उसमें ये डिफिनेशंस भी थी, बाइनरी ऑपरेशन और कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। कहाँ थी ये? तो एनसीईआरटी की बुक में ये 1.4 एक्सरसाइज में थी। क्लियर? अब आप देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। इसके 2-3 नाम जो है मैं लेता रहूंगा। इसको मैं ज्यादातर क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, बाइनरी ऑपरेशन भी है, द्विआधारी संक्रिया भी इसको कहते हैं। क्लियर? सव्रत गुण भी कहते हैं इसको, सव्रत, हिंदी में भी इंग्लिश में भी आपको पता होगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? कोई भी आपको सेट दे रखा है, देखो कोई भी सेट आपको दे रखा है, जैसे ये एक डेफिनेशन दे रखी है, ये कंप्लीट आपको डेफिनेशन दे रखी होगी और आपको ये सारे चेक करने होंगे बाइनरी है या नहीं है, और बाइनरी है तो ही आगे की बात बढ़ेगी, बाकी नहीं बढ़ेगी। बाइनरी है तो बताओ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही, कौन सी नहीं हो रही, ये बातें। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर बाइनरी ऑपरेशन के बारे में मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन स्टार, देखो एक डेफिनेशन जो आपको दे रखी ना उसके बेस पर कि स्टार एक ऑपरेशन आपको दिया होगा और ऐसे डेफिनेशन आपको क्लियरली मेंशन होगी कि ए स्टार बी का मीन ए माइनस बी समझा जाए। क्लियर? जहां पर ए बी आपको कहां से लेने हैं? नेचुरल नंबर में से लेने। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर डेफिनेशन ये कहती है एक ऑपरेशन स्टार जो किसी नॉन एम्प्टी सेट एस में बाइनरी होगा। क्लियर? एस का मतलब कोई भी सेट, जैसे कि मैंने यहां पर एन लिख दिया, कभी मैं जेड डब्ल्यू आर कुछ भी लिख दूंगा। क्लियर? और ये स्टार ऑपरेशन, तो मुझे बताना कि ये जो स्टार ऑपरेशन है इस नेचुरल नंबर के सेट में इस डेफिनेशन के लिए क्लोज्ड है या नहीं है, यानी बाइनरी ऑपरेशन इस पर लागू होता है या नहीं होता है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि उस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, कोई भी 2 एलिमेंट, और उन प्रत्येक 2 एलिमेंट पर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद का जो रिजल्ट है ना वो भी एस में ही आए, तो हम क्या कह सकते हैं? वो क्या है? स्टार क्या है? क्लोज्ड है। डेफिनेशन अभी इतनी अच्छी नहीं आई होगी समझ में। एग्जांपल ले लेते ना, एग्जांपल इसी के लिए तो है। एक डेफिनेशन है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। क्लियर? डेफिनेशन है कि ए स्टार बी का जो आउटपुट है या इसका जो रिजल्ट है वो ए माइनस बी से लिखा जाता है। क्लियर? और ए बी आपको कहां से लेने? नेचुरल नंबर में से, और आपको बताना है कि ये जो है वो क्लोज्ड है या नहीं है, यानी
स्टार पर बाइनरी ऑपरेशन लागू है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप नेचुरल नंबर का सेट बना लो। इसमें क्या क्या आता है आपके 1 2 3 ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपके आते हैं। क्लियर? ये तो लिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए 1 2 3 4 नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता होगा। फिर भी ये नेचुरल नंबर होल नंबर इसकी भी स्लाइड आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। क्लियर? नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया। अब आपको यहां पर क्या करना है कि कोई भी दो एलिमेंट लेकर इस पर अप्लाई करना है डेफिनेशन पर। जैसे कि मैं ले लेता हूं 2 बिलोंग्स टू n एंड 1 बिलोंग्स टू n, ये मैंने ले लिया और मैं ये चेक कर रहा हूं कि दो एलिमेंट मैंने ले लिए n के, नेचुरल नंबर के हैं। अच्छा, फिर मैं इस पर ऑपरेशन अप्लाई करता हूं 2 स्टार 1 और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो ऑपरेशन आप ले रहे हो उसमें आप आउटपुट क्या लिखोगे? फर्स्ट माइनस सेकेंड, a माइनस बी। तो ये रिजल्ट आपकी क्या आएगा? 2 माइनस 1, जो किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर। और 1 में आ रहा है, इसका मतलब ये तो n में बिलोंग कर गया ना, n में बिलोंग कर रहा है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि दो एलिमेंट आपने ले लिए उस सेट के और उन पर आप अप्लाई कर दो स्टार अप्लाई करने के बाद का जो रिजल्ट अगर वो भी उसी सेट में है तब तो बात बनी रही है। लेकिन ये बात जो है ना फॉर ऑल पर लागू होनी चाहिए, फॉर ऑल पर। तो रिजेक्शन का कोई एग्जांपल मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। आप इसका भी क्रम चेंज कर देंगे तो भी मिल जाएगा। और अगर मैं ले लेता हूं 2 बिलोंग्स टू n एंड 3 बिलोंग्स टू n, तो 2 स्टार 3 ये आपके क्या आएगा? 2 माइनस 3 आएगा, जो क्या हो जाएगा आपके -1 हो जाएगा। क्या -1 आपको लगता है नेचुरल नंबर में? नहीं है। तो अगर आप एटलीस्ट एक एग्जाम्पल भी ऐसा ढूंढ लेते हैं ना जो आपका रिजेक्ट करवा रहा है, तो फिर आपका आंसर होगा कि ये क्लोज्ड नहीं है। इसमें हम परेशान क्या होते हैं, हमें ये ऑब्जेक्शन होता है कि सर हो तो रहा ना, कुछ में तो हो ही रहा है ना, तो बाइनरी कहो ना। अरे भाई, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं ना उन सब के लिए आंसर जो है वो बिलोंग्स टू n होना चाहिए, तब तो आप इसको क्लोज्ड कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर प्लस कर दूं, अगर मैं माइनस की जगह कर दूं प्लस, तो आप 2 1 को ऐड कराओ 3 आएगा, 1 2 को ऐड कराओ तो ही 3 आएगा, और आएगा दो नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो भी अगेन नेचुरली होता है। क्लियर? तो फिर तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। लेकिन माइनस की कंडीशन में ये आपके क्लोज्ड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ता है कि आपने क्लोज्ड क्यों नहीं कहा भाई, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल मिल गया जिसके बेसिस पे आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल हमें ढूंढ कर बताना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये हमने बता ही दिया। सो स्टार इज नॉट क्लोज्ड, यह क्लोज्ड नहीं है। क्लियर? बाइनरी ऑपरेशन इस पर लागू नहीं है। प्लस के लिए बताओ होगा कि नहीं होगा। अब कुछ ओरल ही हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि a इंटू बी, ए स्टार बी का मतलब, ध्यान से देखे, ए स्टार बी का मतलब a इंटू बी से समझ लिया जाए, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, तो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो अगेन नेचुरल ही आएगा, तो भी क्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, a अपॉन बी कर दूं तो a अपॉन बी नहीं होगा, क्योंकि 2 3 लोगे तो 2/3 आंसर आएगा उसका। 2/3 नेचुरल में है क्या? तो नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हो गई आपके क्लोजर प्रॉपर्टी। उम्मीद है कि आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। वैसे हर एक एग्जाम्पल पर बाइनरी ऑपरेशन से ही हमें निकलना होगा, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेने हैं, कई एग्जाम्पल हम लेंगे। क्लियर? जब आपके बाइनरी ऑपरेशन का आंसर मिल गया कि हाँ ये क्लोज्ड है, तो फिर आप आगे की कुछ डेफिनेशंस जो है वो भी चेक करेंगे, पूछेगा तो। जैसे कि आपको अगर केवल मोनोइड बताना हो तो यही बताओगे, ग्रुप बताना हो तो ये 3 डेफिनेशन बताओगे, अबेलियन ग्रुप बताना हो तो 4 डेफिनेशन बताओगे, ऐसे। क्लियर? तो स्टूडेंट वो क्या है क्या नहीं है, ग्रुप किसको कहते हैं, कितनी डेफिनेशन उसके लिए चाहिए, वो तो आगे के लेक्चर की बात है। आज के लेक्चर में तो हमें केवल इंट्रोडक्शन ये चेक करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स क्या होता है, क्रम विनिमयता, साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम। देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए, अगर दोनों के रिजल्ट सेम हो, अगर दोनों के रिजल्ट क्या हो, सेम हो, तो आप उसको कह सकते हैं कम्यूटेटिव। मुझे एक बात बताओ, यहां बाइनरी ऑपरेशन तो लागू है, ए स्टार बी बराबर और बी स्टार ए जो रिजल्ट आएंगे क्या दोनों ही बराबर होंगे? तो देख लेते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो यहां पर ए स्टार बी का मतलब तो होगा ए माइनस बी, और बी स्टार ए का मतलब होगा बी माइनस ए, और जो बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर?
दोनों ही बराबर हो ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है। तो बताओ ये वाली जो डेफिनेशंस थी, ये वाली जो डेफिनेशन थी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी क्या? नहीं करेगी। क्लियर? ऐसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे। ऐसे ही अगर मान लो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 का कॉम्बिनेशन लिया जाता है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ जाए आपके ए स्टार बी स्टार सी के, तो उसको हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव है। जैसे कि इसी डेफिनेशन पर मैं अप्लाई कर देता हूं। इस डेफिनेशन पर अप्लाई करोगे, जैसे एलएचएस का रिजल्ट निकाल रहे हो तो पहले ए माइनस बी ये वाला ग्रुप सोल्व होगा, पहले ए स्टार बी वाला ब्रैकेट, इसका रिजल्ट क्या होगा? ए माइनस बी, और उसके बाद क्या लिखोगे? स्टार सी, ये तो लिखोगे। क्लियर? अच्छा, अब क्या डेफिनेशन ये कहती है कि ए और बी दो एलिमेंट के बीच में अगर आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो फर्स्ट में से सेकंड को लेस करवाना। ए एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, स्टार दोनों के बीच में ना, तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपके? ए माइनस बी माइनस सी आएगा, यही तो आएगा। अब आप राइट साइड का रिजल्ट देख लो, आरएचएस ले रहे हो, पहले ये सोल्व होगा तो जिसका रिजल्ट आपकी क्या आ जाएगा? बी माइनस सी, और ए स्टार तो बाहर लिखा हुआ ही है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे ना, तो दिस माइनस दिस करोगे तो ए माइनस बी प्लस सी नहीं हो जाएगा क्या? क्लियर? क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बराबर है? नहीं है। तो बताओ ये एसोसिएटिव है क्या? नहीं होगा, ये एसोसिएटिव नहीं होगा आपके। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूं आइडेंटिटी पर, कि आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पर हमारी बात होने वाली। आइडेंटिटी, अच्छा अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि बताओ 2 में मैं क्या ऐड करूं कि वापस 2 ही आ जाए? ऑब्वियसली 0। 10 में क्या ऐड करें कि वापस 10 आ जाए? 0। यानी कोई भी नंबर अगर मैं उसमें कहूं कि, अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ इसमें क्या ऐड करें कि वापस वही आ जाए, तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। क्यों 0 ही क्यों आएगा? क्योंकि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी है ना वो 0 है। इस वजह से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वापस वही एलिमेंट आ जाता है। जैसे कि 2 + 0 अगेन 2 आ रहा है, 10 + 0 अगेन 10 आ रहा है। क्लियर? तो आइडेंटिटी। अच्छा, फिर अगर मैं यही स्टेटमेंट ये बोलता हूं कि बताओ 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस 2 आ जाए? 1। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए? ऑब्वियसली 1। क्लियर? तो ये मल्टीप्लिकेशन शब्द जब भी मैं यूज में लूंगा ना, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपकी आइडेंटिटी 1 होती है। तो 1 ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर अगेन वही आंसर देता है। तो 1 मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है इस वजह से। क्लियर? 0 प्लस की आइडेंटिटी है इस वजह से। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन की तो आइडेंटिटी हम निकाल सकते हैं, प्लस और ये तो हमें आती है, लेकिन कुछ डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के जो स्टार ऑपरेशन है, ए माइनस बी और प्लस ए बी और लिखा हुआ, और हमें आइडेंटिटी फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट आपको फिर क्या है कि ऐसे डायरेक्ट इमेजिन नहीं होता है, फिर आपको इस डेफिनेशन को फॉलो करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाने पर वापस एलिमेंट आता है, या फिर लेफ्ट और राइट में भी देख लो, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों ही सेम होनी चाहिए। क्लियर? किधर से भी आप निकाल लो, रिजल्ट आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है सेम ही आना चाहिए। अगली बात समझ में? सोल्व करेंगे तब नॉर्मली एक ले लेंगे पार्ट की भी, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं आपको कि ए स्टार बी जो है वो डिफाइन है आपके ए प्लस बी, माइनस ए बी भी ले लो, माइनस ए बी भी ले लो। क्लियर? बड़ी डेफिनेशन कर दी। मैं कह रहा हूं कि इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ए स्टार ई बराबर ए लेकर चलना है, ए स्टार ई बराबर ए लेकर चलना है। क्लियर? ई की वैल्यू निकालनी। ए स्टार ई को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर लिखते हो ए प्लस ई माइनस ए ई, और बराबर में क्या आ जाएगा ए, इससे ये कट जाएगा, ई को कॉमन लोगे तो 1 माइनस ए बराबर 0, तो ई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर? जहां ए का मान 1 नहीं होना चाहिए, ई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या है? 0 है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये हो गया आपके आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। अब मैं बढ़ता हूं इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट जब भी आप निकालोगे ना, आपके पास आइडेंटिटी पहले से ही होनी चाहिए, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट तभी निकाला जा सकता है जब आपने आइडेंटिटी निकाल ली। यानी अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछ रहा ना कि इनवर्स फाइंड कीजिए, तो भी आपकी मजबूरी है, आइडेंटिटी तो आपको निकालनी पड़ेगी। क्लियर? अब मैं इनवर्स की डेफिनेशन आपको समझाता हूं। इनवर्स क्या होता है? अगर मैं ये कहूं कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, आपका आंसर होगा कि 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करो,
या 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा और 1 आ जाएगा ना। 3 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 1 आ जाए, तो 1/3 से। क्लियर? तो स्टूडेंट ये जो मल्टीप्लाई करवाएं, तो मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी मुझे पता है 1 है, यहां पर तो मैं 1 बोल ही रहा हूं, इधर मैं बोल रहा हूं बताओ 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो यहां बी की पोजीशन पर 1/2, 3 बोल रहा हूं तो 1/3 ऐसे। तो ये 2 और 1/2 एक दूसरे के इनवर्स है, 3 और 1/3 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इस वजह से। अगर मैं प्लस की बात करूं, बताओ मैं 2 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी क्या है, 0 है। तो 2 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, तो -2 ऐड कर लो, तो 2 - 2 बराबर क्या आ जाएगा आपके 0 आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट इनवर्स एलिमेंट क्या होता है कि A स्टार B इफ B इज ए इनवर्स ऑफ A, B क्या है, A का इनवर्स हो, तो इनवर्स एलिमेंट ऑपरेट होकर हमेशा ही आइडेंटिटी रिजल्ट देते हैं। आ गई बात समझ में? तो स्टूडेंट आज का जो इंट्रोडक्शन है इसको मैं यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर से हम ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर से आपकी जो क्लासेज है वो एकदम फ्लो में चलेगी, रेगुलर चलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप लोगों को इस लेक्चर को एक बार और देख लेना चाहिए। और बिल्कुल कोई स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, आप आराम से देखिए ना कहाँ दिक्कत है। क्लियर? ऑनलाइन का तो फायदा लेना चाहिए कि जितनी बार सर से पूछो सर वापस समझाना, तो सर वापस नहीं भी समझा रहे हैं तो आप पीछे खींच लो, वापस समझाने लग जाएंगे उसी रफ्तार। क्लियर? तो स्टूडेंट ग्रुप थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा से, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के जो पार्ट है प्योर मैथमेटिक्स में, जो स्टूडेंट रेगुलर रहेंगे, जो बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे, एट द एंड उनको एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा काफी इंटरेस्टिंग और इजी लगेगी। ये इतना तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर सकता हूं। और अगर आपने कुछ क्लासेज मिस कर दी तो फिर आगे का कनेक्शन बैठेगा नहीं बैठेगा ये भी मैं नहीं कह सकता हूं। क्लियर? तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक रेगुलर क्लासेज के साथ जिसमें हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। हाँ भाई समझ में आया?